गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। वेलकम टू क्लासेस ऑफ स्टील इंजीनियरिंग। अभी तक स्टील इंजीनियरिंग में अपन ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे और अपना जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा था दैट इज़ कंप्रेशन मेंबर, जिसमें अपन लोग बात कर रहे थे लेसिंग्स की, बैटन्स की और डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की। तो आप जैसा कि जो आप लोगों को बहुत सारे बच्चों में कुछ डाउट्स भी आए थे कि सर उसकी डिज़ाइन स्टेप्स आप लोगों को क्लियर नहीं थे, तो आज की जो क्लास है वो मैं डिज़ाइन स्टेप्स को ही रखूँगा। और जो डिज़ाइन स्टेप्स जो अपन लोग आज की क्लास में कवर करेंगे उसमें अपन लोग कह सकते हैं कि मैं कंप्रेशन मेंबर से स्टार्ट होता हुआ कि यदि आपके पास कंप्रेशन मेंबर विद लेसिंग आता है या मैं कह दूं कि कंप्रेशन मेंबर विद बैटन्स आता है तो क्या डिज़ाइन स्टेप्स अपन को फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है उसकी अपन आज बात करेंगे। जिन जिन बच्चों ने, अगर मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो पहले आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर विजिट कीजिए और इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे ताकि आप लोगों का रिविजन बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, जिसको ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग मेरे साथ हर एक क्लास में जुड़े रहें। ठीक है, तो स्टील स्ट्रक्चर की क्लासेस को आज अपन स्टार्ट करेंगे और टॉपिक अपन लेंगे डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की, तो कंप्रेशन मेंबर में आप लोगों को काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ कि वो आप लोगों का जो कंप्रेसिव लोड रहता है जैसे कि स्ट्रट्स वगैरह, वो आप लोगों का कंप्रेशन मेंबर में कवर होते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले डाल देता हूँ स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन को गिवन क्या क्या होगा अगर मुझे कोई कंप्रेशन मेंबर मेरे को गिवन है तो। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर में अगर मेरे को पहले उसका लोड पता होना चाहिए, मेरे पास लोड गिवन हो। ठीक है, मैं कह सकता हूँ जो उस कंप्रेशन मेंबर पे आ रहा होगा उसकी मुझे अनसपोर्टेड लेंथ पता होगी कि उसकी अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है। नेक्स्ट आप लोगों को जो उसमें दे रखा होना चाहिए वो एंड कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एंड कंडीशन जैसे कि वो दोनों एंड जो है उसके फिक्स्ड हैं या फिर एक हिंज है, दोनों हिंज हैं। ठीक है, वो एंड कंडीशंस जो है आप लोगों को क्लियरली उसमें मेंशन होंगी जब भी आप लोगों से कोई भी डिज़ाइन कराएगा। एंड कंडीशन से मैं कह सकता हूँ कि मेरे के की वैल्यू आती है दैट इज़ कांस्टेंट फॉर इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस आप लोगों को उसकी पता रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें अगर मुझे पता है उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप पर आऊँगा इन चीज़ों को नोट डाउन करने के बाद। और नेक्स्ट जो आप लोग का रहता है कि मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उसको अपन डिनोट किससे करते हैं, उसको अपन डिनोट करते हैं FCD से, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये डिपेंडेंट किस पर है, ये डिपेंड करेगी मेरे सेक्शन कैसा है। तो यदि मेरे पास फॉर सिंगल एंगल, मैं कहना चाहूँगा सिंगल एंगल सेक्शन है आप लोगों के पास, सिंगल एंगल सेक्शन, तो आप जो उसके लिए डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू एज्यूम करेंगे, मैं कह सकता हूँ कि मेरे अपन को एक एज्यूम करना है तो एक रेंज अपन लोग फिक्स कर लें ताकि अपना जो मेंबर है वो उसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। तो यहाँ पर जो आप लोगों को FCD एज्यूम करना है वो 80 से 100 न्यूटन पर mm² का आप लोग डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। यदि मैं इसकी जगह सिंगल की बजाय अगर मैं कहूँ मेरे पास डबल एंगल सेक्शन यूज़ करके कंप्रेशन मेंबर बनाया गया है, तो डबल एंगल सेक्शन के लिए आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को जो FCD एज्यूम करना है वो आप मान के चलें 100 से लेकर 120 तक आप लोग कर लें, तो आप लोगों का जो सेक्शन के फेलियर के चांसेस नहीं होंगे, रिक्वायर्ड एरिया आप लोगों का सही तरीके से निकल के आएगा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरे पास सिंगल आई सेक्शन हो सकता है। आई सेक्शन को मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, उसको अपन बीम भी कहते हैं। इट कैन बी यूज एज कॉलम, ठीक है, इन मैनी स्ट्रक्चर्स। और अगर वो सिंगल है तो आप 120 से लेके 140 तक आप लोग उसको FCD को एज्यूम कर लें। ठीक है, इसी तरीके से सिंगल की बजाय क्या हो सकता है मेरे पास, डबल, मैं कह सकता हूँ मेरे पास आई सेक्शन भी हो सकता है, यानी एज अ बिल्टअप अपन उसको यूज में करेंगे जब भी अपन डबल सेक्शन की बात करेंगे। और बिल्टअप को ज्वाइन करने के लिए अपन लेसिंग या बैटन्स का यूज में लेते ही हैं। इसमें जो आप FCD एज्यूम करें वो 180 से लेके 160 से लेके 180 तक आप लोग एज्यूम करें। ठीक है, तो ये अजम्पशन जो है ये मैं कह सकता हूँ ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, यानी ये एक्सपीरियंस्ड बेसिस है। ठीक है, इनका कोई अपन नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही है, अजम्पशन है, इसीलिए
कोई भी इनके पीछे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब अपन इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो धीरे धीरे अपन को पता पड़ जाता है कि जो सेक्शन होता है उसका डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस वो लगभग कितना ले पाता है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आप लोगों को आप सेक्शन जो आप चुना है, अगर आप एंगल सेक्शन से बना रहे हैं तो आप एंगल सेक्शन के लिए एरिया निकालेंगे। आई सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो आप आई सेक्शन के लिए क्या करेंगे, मैं कह सकता हूँ आप लोग उसके एज्यूम करेंगे डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे थर्ड स्टेप में आएगा आप लोग यू विल कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, आप लोगों को जितना भी एरिया रिक्वायर्ड होगा, एरिया रिक्वायर्ड ऑफ सेक्शन, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन एरिया रिक्वायर्ड जो होगा आप लोगों का दैट विल बी फैक्टर्ड लोड। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में फैक्टर्ड गिवन है तो उसको फैक्टर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और यदि आप लोगों को सर्विस लोड, वर्किंग लोड या फिर सिर्फ लोड दे रखा है तो आप उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करा के आप उसको फैक्टर्ड बना लेंगे। दिस विल बी डिवाइड बाई एज्यूम एससीडी, जो आप लोगों ने स्ट्रेस को एज्यूम किया है उससे अगर मैं लोड को अपॉन स्ट्रेस क्या दे देगा, मुझे एरिया दे देगा। तो यहाँ तक मेरा क्या होगा, मैं कह सकता हूँ मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँ फोर्थ स्टेप में अपन को लोगों को क्या करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि फोर्थ स्टेप में मेरे को निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा सेक्शन है जिसके लिए जो मैंने एरिया रिक्वायर्ड निकाल लिया है। तो यू विल से दैट फ्रॉम हैंडबुक। हैंडबुक में आप लोगों को बता चुका हूँ, हैंडबुक क्या है, स्टील टेबल जो होती है आप लोगों की। ठीक है, स्टील टेबल की ही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रॉम हैंडबुक वी विल चूज सेक्शन। आप सेक्शन अगर आई सेक्शन लेके चले हैं, आई सेक्शन के लिए आप टेबल खोलेंगे। अगर आप लोग एंगल सेक्शन लेके चल रहे हैं तो आप लोग एंगल सेक्शन के लिए टेबल को चूज करेंगे। ठीक है, यू विल चूज सेक्शन सच दैट कि आप लोगों का जो एरिया ऑफ सेक्शन है जो आप लोगों ने हैंडबुक से लिया है उसकी वैल्यू मैं ग्रेटर लूँगा, या फिर मैं कह सकता हूँ इक्वल भी ले सकता हूँ किसके, एरिया रिक्वायर्ड के। लेकिन मोस्टली केसेस में अपन लोग इसको ज़्यादा ही लेके चलते हैं, एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ से मेरे पास जब एरिया आ जाएगा, जैसे मान के चलता हूँ कि मैंने आई सेक्शन चूज़ किया तो आई सेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको हैंडबुक से मिल जाएंगी। अगर आप लोग एंगल चुनते हैं तो आप लोगों को एंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैंडबुक में गिवन होंगी, चाहे वो उसका सेंट्रॉइड हो, सी वाई वाई, आई एक्स एक्स, उसकी थिकनेस ऑफ प्लेन, थिकनेस ऑफ वेब, सारी चीज़ें हैं जो हैंडबुक से अपन नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं निकालूंगा मेरी इफेक्टिव लेंथ कितनी है। देन वी विल कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर को अपन लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो आप लोगों के लिए वैसे मैं बता दूं कि जो टेबल नंबर 11 आप लोगों को IS 800 में दे रखा है उसमें इसका क्राइटेरिया मेंशन है, जो मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता भी चुका हूं कि किस तरीके से एंड कंडीशन के हिसाब से के की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। तो आप लोग मेरी पिछली क्लास से भी देख सकते हैं उसको, और आप लोग इसको स्टील को का जो कोड है वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। जो आप लोगों की एल इफेक्टिव होगा, LE, वो होता है मेरा K इंटू एल के बराबर। K इज द कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन एंड कंडीशन, डिपेंड्स ऑन एंड कंडीशन। ठीक है, और अगर मैं L जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगा, अनसपोर्टेड लेंथ। तो K की वैल्यू आप लोग एंड कंडीशन के हिसाब से निकाल लेंगे, वहाँ से आप लोगों के पास LE आ जाएगा। अगर मेरे पास LE आ चुका है तो मैं मेरा सिलेंडरनेस रेशियो को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देन वी विल कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर। स्लेंडरनेस रेशियो को अगर मैं कहूँ कि मैं SR से एक बार के लिए शो कर रहा हूँ, स्लेंडरनेस रेशियो मेरा होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज KL बाई R मिनिमम। अब बात आती है कि KL आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो मेरा जो R मिनिमम है मैं उसको कैसे लूँगा, R मिनिमम विल बी वैल्यू फ्रॉम
हैंडबुक, जो आप लोगों के हैंडबुक में सेक्शन की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उसमें से रेडियस ऑफ गायरेशन जिस भी एक्सिस के अलाउ होगा वो आप लोगों को चुनना होता है। ठीक है, वही आप लोगों की वैल्यू आएगी यहाँ पर आर मिनिमम की, जो आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो की एक वैल्यू देगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे। मेरे पास स्लेंडरनेस रेशियो निकल के आ चुका है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इफेक्टिव लेंथ निकल के आ चुका है, तो मुझे अब कोड की मदद से एफसीडी को मेरे को निकालना पड़ेगा कि मैं एफसीडी को कैसे कैलकुलेट करूँगा। और एफसीडी कैलकुलेट करने से पहले जो मेन चीज़ है वो है क्या, बकलिंग क्लास, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि 4 टाइप की बकलिंग क्लास होती हैं। तो बकलिंग क्लास में आप लोग लिखेंगे वी विल डिफाइन बकलिंग क्लास और सेक्शन। अब बकलिंग क्लास अपन लोग सेक्शन की कैसे देखेंगे कि आप लोगों को एक टेबल है आप लोगों के पास कोड में, जो कि आप लोगों के मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को टेबल नंबर 10 जो है, उसमें आप लोगों को बहुत क्लियरली मेंशन है कि यदि आप लोगों के पास बिल्टअप सेक्शन आता है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्टअप सेक्शन के लिए जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर के साथ जुड़ के बनता है, उसके लिए जो क्लास होती है वो हमेशा सी क्लास ही होती है। ठीक है, बकलिंग क्लास कौन सी होती है, सी। ऐसे ही जो एंगल सेक्शन है आप लोगों का, एंगल सेक्शन के लिए भी जो बकलिंग क्लास होती है वो कौन सी होती है, सी। और आई सेक्शन के लिए वहाँ पर अपन लोगों को कोड में गिवन है, आई सेक्शन के जो क्लास होती है वो करती है आप लोगों की डिपेंड्स ऑन सेक्शन प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों को रेशोज चेक करके आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, बकलिंग क्लास को डिफाइन करेंगे कि उसकी बकलिंग क्लास ए, बी, सी या डी है। आप लोग अगर इसमें आप लोगों को बकलिंग क्लास किसी को चुनने में अगर प्रॉब्लम आती हो, नहीं समझ में आता हो कि किस तरीके से अपन को करते हैं, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भेजिएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को समझा दूँगा कि आप लोगों को कोड किस तरीके से रेफ़र करना होता है। और कोड के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है स्टील के लिए, उसके लिए मैं अकेडमी प्लस पर स्पेशल क्लास भी लूँगा, जिसमें आप लोग वहाँ पर भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा इसके बाद, दैट इज स्टेप नंबर यू कैन से 8। ठीक है, और स्टेप रहेगा आपके पास फाइंड डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिजाइन कंप्रेसिव यू कैन से स्ट्रेस। अब ये जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एज्यूम वाला नहीं है, जो एक्चुअल जो आप लोगों का डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है उस सेक्शन का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, एक्चुअल ऑफ सेक्शन। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एफसीडी फ्रॉम टेबल, जो आप लोगों के टेबल है कोड में 9A 9B या 9C कह सकते हैं अपन लोग, या 9D। ठीक है, इन चारों टेबलों में से एज पर बकलिंग क्लास, जो आप लोगों की बकलिंग क्लास होगी उसके हिसाब से आप लोगों को टेबल में से एफसीडी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरे पास ए बकलिंग क्लास है तो मैं 9A टेबल से लूँगा, अगर बी बकलिंग क्लास है तो 9B टेबल से वैल्यू लूँगा, सी बकलिंग क्लास है तो मैं 9C से बकलिंग क्लास जो है एफसीडी की वैल्यू को लूँगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि यहाँ पे मेरे पास जब एफसीडी आ गया है तो मैं उसके बाद क्या निकाल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मेरे पास डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कि वो कितना आप लोगों का कंप्रेसिव लोड ले सकता है, जिसको मैं पी से शो करूँगा। और पी की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी ए ई इंटू एफ सी डी, जहाँ पर ई है आपका इफेक्टिव एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है, एफसीडी आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, आप लोगों को पता है ये क्या है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मैंने पीडी निकाल लिया है, एंड इफ माई डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस पीडी इज ग्रेटर देन टी दैट इज फैक्टर्ड लोड, देन माई सेक्शन विल बी सेफ। तो आप लोगों को
कंप्रेशन मेंबर की जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन मैं उसमें कहना चाहूँगा कि अगर बिल्टअप आपके पास आ जाता है कंप्रेशन मेंबर फॉर बिल्टअप सेक्शन, आप लोगों को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे लेसिंग और बैटन। ठीक है, वी विल प्रोवाइड लेसिंग और बैटन्स। लेसिंग और बैटन्स के जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और आज भी अपन लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो जो पॉइंट्स रह गए थे वहाँ पर। तो आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है कि कौन कौन से डिज़ाइन स्टेप्स मोस्ट हैं और कौन कौन से उसके ऐसे मैं कह दूँ कि की नोट्स हैं जिनको अपन को एग्जाम पर्पज़ के लिए याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझा दूँ कि लेसिंग और बैटन्स होता क्या है, पहले वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक और बार अपन इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से अपन करेंगे इसको। लेसिंग्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो लेसिंग्स क्या है मेरे पास, जैसे अगर ये मेरे पास कोई मेरा मेन सेक्शन का मेंबर है और दिस इज़ अनदर वन, और इन दोनों को जोड़ के मुझे अगर बिल्टअप बनाना है और मैं इंक्लाइंड मैं कह दूँ कि मैं प्लेट्स का यूज़ कर रहा हूँ, एंगल्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड जो कहलाएंगी ये लेसिंग्स कहलाएंगी। ठीक है, दीज आर लेसिंग। ठीक है, और यदि मेन सेक्शन जो है मेरा उसमें मैं स्ट्रेट प्लेट्स का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंगल्स का यूज़, ये जो है मेरा, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा बैटन्स कहलाएगा। ठीक है, दीज आर बैटन्स। इनकी डिज़ाइन स्टेप्स को अपन, या फिर मैं कह दूँ इनके जो मेन की पॉइंट्स को अपन डिज़ाइन स्टेप्स में किस तरीके से मर्ज करते हैं वो अपन लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लेसिंग से। लेसिंग्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, डिज़ाइन स्टेप्स, डिज़ाइन स्टेप्स फॉर लेसिंग। तो जो आज की क्लास है मैं कह सकता हूँ ये आज की जो मेरी क्लास है वो एसएससी के मेंस जो आप लोगों को फाइट करने होते हैं, ईएस में अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो मेरा रिवीजन है। तो लेसिंग्स के लिए अगर अपन लोग मान के चलें कि यदि मैं दो चैनल को बैक टू बैक कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा इनका बिल्टअप का मेन मेरे वो हो जाएंगे एक्सिस। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सिस होगा ये आई कैपिटल एक्स एक्स हो गया। ठीक है, मतलब इसको अपन एक्स एक्स से शो कर रहे हैं या फिर वाई से शो करेंगे, सॉरी, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा वाई वाई एक्सिस हो जाएगा, यानी वाई मैं जो कैपिटल से यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ उससे मेरा मतलब है कि कैपिटल जो वाई मैं यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा बिल्टअप के लिए। ठीक है, और जो स्मॉल वाई से मैं शो करूँगा वो मैं करूँगा किसके लिए, आप लोगों का कह सकते हैं सिंगल या फिर इंडिविजुअल सेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए अपन इसको करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया, तो ये मेरा वाई वाई एक्सिस आ जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास कैपिटल एक्स एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका मेरे को सी जी गिवन होगा, ठीक है, कि यानी इसका सेंट्रॉइड जो है सी वाई वाई का कितना डिस्टेंस है, ऐसे ही इस चैनल का सेक्शन का यहाँ पर भी सी वाई वाई, इसकी वैल्यू मेरे को, मैं जो भी सेक्शन मैंने हैंड बुक से लिया है, हैंड बुक में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मेंशन होगी। इन दोनों के चैनल के बीच में जो मैं कह दूँ स्पेसिंग है उसको मैं स्मॉल एक्स से शो कर रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो जो लेसिंग्स मुझे दिखेंगी उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, ये मेरी चैनल सेक्शन की अगर मैं कह दूँ फ्रिंजेस हैं, इन दोनों के बीच में अगर मैंने लेसिंग कंपोनेंट लगाया है, मैं सिंगल लेसिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इस तरीके से अगर वो लेसिंग मैं कह दूँ कि वो मेंबर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसको ये डायग्राम जो है इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, उसको मैं कह सकता हूँ एलिवेशन जो है मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा लेसिंग से। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या होता है। अगर मैं लेंथ ऑफ लेसिंग की पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो कनेक्टेड होगा ये सिंगल बोल्ट या फिर सिंगल रिविट से क्या हो जाता है, कनेक्ट होता है।
ठीक है। इस तरीके से जो लेंथ ऑफ लेसिंग होगी वो इसके मिड से लेकर इसके बोल्ट होल के मिड से लेकर आपकी लेंथ ऑफ लेसिंग कहलाती है, दैट इज एल। ठीक है। इसमें जो है अपन इसको दूसरे से मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली वो दिखे। और जो एंगल आप लोगों का बनाता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ये जो एंगल आप लोगों का बनेगा दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज थीटा। और जो आप लोगों के एक लेसिंग और नेक्स्ट लेसिंग के बीच में जो आप लोगों की स्पेसिंग है दैट इज सी। क्लियर है आप लोगों को। और मैं कह सकता हूं कि ये जो इसका एक्सिस पास करेगा इसके बोल्ट होल का, दिस वन और दिस वन, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको अपन शो कर रहे हैं एक बार के लिए कैपिटल एस, यानी दिस इज वन इज स्पेसिंग एस। ठीक है। और उन दोनों चैनल्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो मैं एक्स से आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं से डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहले ये होगा कि मेरे को स्पेसिंग किस तरीके से रखनी है दोनों चैनल्स के बीच में और उसके बेसिस पर क्या होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन, मैंने आप लोगों को पहली वाली क्लास में भी बताया था कि आपका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो लगभग मैं कह दूं कि मेरे बराबर होने चाहिए। तो कैपिटल आई एक्स एक्स यानी पूरे बिल्टअप का वो कैपिटल वाई वाई यानी बिल्टअप के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन मेंशन कर देते हैं एक्स एक्स इज एक्सिस ऑफ बिल्टअप। ठीक है। और जो स्मॉल एक्स है दैट इज एक्सिस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। सेम केस विल बी फॉलो इन वाई वाई डायरेक्शन। तो जो स्मॉल ऑफ आई एक्स एक्स हैं अगर मैं दोनों को अगर मैं कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ हैं, तो मैं उसको लिख दूंगा टू ऑफ स्मॉल आई एक्स एक्स। और जो आई वाई वाई होगा मेरा इस केस में वो मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल मतलब टू इनटू स्मॉल आई वाई वाई। और उसमें मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल एक्सिस जब मैं थ्योरम लगाऊंगा उन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज एक्स। ठीक है। उससे दूरी है मेरी एक्स बाई टू, उसके सेंट्रॉइड से टोटल जो एक्सेस है मेरा बिल्टअप का प्लस का सी वाई वाई का होल स्क्वायर। और जो सी वाई वाई है इट इज़, मैं कह सकता हूँ कि यह आप लोगों को कहाँ से वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी हैंड बुक से, जो भी आप लोगों ने सेक्शन दिया होगा। अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा यानी स्टील टेबल से तो वहाँ पर वो मेंशन होगा या फिर आप लोगों को हैंड बुक में से वो चीज़ को नोट डाउन करना होता है। ठीक है। एक्स आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि स्पेसिंग है। इसको करने से मैं कह सकता हूँ कि मेरा सेक्शन जो होगा वो इकोनॉमिकल अपन लोगों को पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे अपन लेसिंग के लिए, नेक्स्ट अपन रखेंगे स्पेसिंग का। स्पेसिंग बिटवीन, यू कैन से स्पेसिंग बिटवीन मेंबर्स इनर लाइन। ठीक है। इनर लाइन के बीच की अगर मैं स्पेसिंग को बात करूं आप लोगों से तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, वो मेरे पास हो जाती है एक्स जो दोनों चैनल सेक्शन के बीच में था प्लस टू जी। और जी जो है आप लोगों का वो क्या है, गेज डिस्टेंस है, जी यू गेज डिस्टेंस। और ये वैल्यू भी है, मैं यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोगों को एच भी लिख दूँ तो आप लोग समझ जाना कि हैंडबुक है यानी स्टील टेबल से मुझे इसकी वैल्यू को लेना होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग्स की बात करूँ, स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग्स, तो उसकी वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना है, दैट इज सी जो अपन लोगों ने निकाला था। सी की वैल्यू होती है मेरी टू इंटू एस। ठीक है। तो इसके बाद अपन लोगों ने क्या करा है, स्पेसिंग अपन लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, सारी चीज़ें अपन लोगों के पास आ चुकी हैं। उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि मुझे उसका इंक्लिनेशन एंगल को डिसाइड करना होगा कि इंक्लिनेशन एंगल मैं लेसिंग के लिए कितना लेकर चलूँगा। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था जो इसका इंक्लिनेशन जो एंगल है
वो आप लोग 40 से 70 के बीच में लेते हैं, तो वी विल डिसाइड इंक्लिनेशन एंगल। तो जो इंक्लिनेशन एंगल है, अगर मेरे को गिवन नहीं है तो मैं थीटा को 45 डिग्री के बीच में एज्यूम कर लेता हूँ, 45 डिग्री यानी एज्यूम कर लेता हूँ, और जो वैल्यू जो मुझे इसकी लेनी होती है, थीटा वो जो वेरी करेगा आप लोगों का, थीटा विल वेरी 40 डिग्री टू 70 डिग्री। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया भी था कि 40 से नीचे 70 नीचे क्या अपन लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास ढंग से ली थी तो आप लोग उसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है दैट इज कि सी अपॉन आर वाई वाई का जो रेशियो है, दैट इज स्पेसिंग अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.7 इंटू एस आर यानी स्लेंडरनेस रेशियो, और 50, यानी अगर इसकी वैल्यू मेरी 50 से कम आ रही है तो मैं इसको लूँगा, और अगर 50 आ रही है, अगर 50 से ज़्यादा आ रही है तो 50 को लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो लेस होगा उसके कंपैरिजन में मैं इस रेशो को मैं क्या कर दूँ कि मैं इस रेशो को चेक कराऊंगा कि मैं किस तरीके से उसको कर सकता हूँ। मेरे पास अब सी अपॉन आर बाई वाई का रेशो आप लोग चेक कर चुके हैं, आप लोगों ने इंक्लिनेशन लेसिंग का देख लिया है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी, दैट इज विड्थ ऑफ लेसिंग, विड्थ ऑफ लेसिंग। अगर विड्थ ऑफ लेसिंग की मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अगर मैं उसको स्मॉल बी से शो करूँ तो जो बी की जो वैल्यू होगी दैट इज 3 इंटू डाया ऑफ बोल्ट, यानी 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट यू आर यूजिंग टू कनेक्ट, यू कैन से, योर लेसिंग। अगर आप लोगों को 2000 किलो न्यूटन तक का लोड होता है तो वहाँ पर आप 20 mm के बोल्ट है उसको आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विड्थ निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसकी थिकनेस को फाइंड आउट करूँगा। क्या करूँगा, थिकनेस को मैं वहाँ फाइंड आउट करूँगा, दैट इज थिकनेस ऑफ लेसिंग। थिकनेस ऑफ लेसिंग के लिए जो मेरे को कोड में क्राइटेरिया दे रखा है दैट इज, अगर आप लोगों का टी इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन 40। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये मेरा सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए, सिंगल लेसिंग सिस्टम। सिंगल लेसिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है, यदि ये मेरे पास दो मेंबर्स हैं उनमें अगर मैंने सिंगल सिंगल मैं कह दूं कि मैंने लेसिंग्स चलाई है तो इट विल बी सिंगल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, और यही टी जो है आप लोगों का, वो आप लोगों का एल ई अपॉन 60 हो जाएगा यदि वो डबल लेसिंग सिस्टम है तो, डबल लेसिंग सिस्टम। और डबल लेसिंग सिस्टम में आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको जो लेसिंग है वो क्रॉस वाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, दिस इज डबल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एल ई है क्या। एल ई आप लोगों का इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार। अब बात करें एल ई को अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एल ई जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू एल फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए आप लोगों का जो एल ही होता है वो किसके बराबर हो जाता है, अनसपोर्टेड लेंथ के बराबर हो जाता है। अब एल जो है वो किस तरीके से निकालेंगे उसकी भी अपन लोग बात करेंगे, लेकिन एल ही आपका 0.7 एल हो जाएगा यदि आप लोगों का डबल लेसिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, तो बात करते हैं एल क्या है यहाँ पर, एंड एल विल बी इक्वल्स टू सी बाई टू दैट इज स्पेसिंग बाई टू कॉसेक थीटा दैट इज इंक्लिनेशन एंगल। तो एल की वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले की मदद से क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने उसकी विड्थ निकाल ली है, थिकनेस निकाल ली है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, विड्थ निकाल ली है आप लोगों ने उसकी। तो अब अपन उसको क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो को चेक करेंगे। ठीक है, और कोड के हिसाब से जो मैं कह दूँ कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो आप लोगों का लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए लेसिंग के लिए 145 से। we will say that next step is check for
स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो को चेक करने के लिए मेरे पास क्या है, मैं जानता हूं कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर को लिख सकता हूँ अंडर रूट आई बाई ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक रेक्टेंगुलर बार का अगर मैं लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी टी क्यूब बाई 12 मेरे पास आ जाएगा। एरिया जो होगा दैट इज बी इंटू टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज टी स्क्वायर अंडर रूट अगर उसका लगा हटा देते हैं दैट इज टी अंडर रूट आप लोग कह सकते हैं 12। ठीक है, टी टी अंडर रूट 12 आप लोगों के पास रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों को मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ जो इसकी वैल्यू है एस आर जो है आप लोगों का दैट इज के एल अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, इसकी वैल्यू जो लेस देन इक्वल्स टू 145 होनी चाहिए एज पर कोड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करें कि मेरा अगर स्लेंडरनेस रेशियो आ चुका है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेसिंग होती है उस पर मेरे को क्या शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट द शेयर फोर्स दैट इज एफ। ठीक है, आप लोगों को एफ फाइंड आउट करना है और जो एफ की वैल्यू होगी दैट विल बी वी बाई एन कॉसेक थीटा। ठीक है, वी बाई एन कॉसेक थीटा। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसमें क्या क्या है। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ, वी इज जो वी है आप लोगों का दैट इज ट्रांसवर्स शेयर, ट्रांसवर्स शेयर जो है इसकी जो वैल्यू आप लोग लेके चलते हैं वो लेते हैं 2.5% ऑफ फैक्टर्ड कॉलम लोड। जो कॉलम पे फैक्टर्ड ला रहा है उसकी वैल्यू को 2.5% अपन लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये यहाँ पर P बाई 40 के अराउंड में उसकी वैल्यू लेकर चलनी होती है। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, यदि मैं मान के चलूँ कि ये मेरा कोई मेन मेंबर था, इस पर ये लेसिंग जो मेरी लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा जो है एंगल इसका जो रहेगा, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो ये आप लोगों का फोर्स एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो मेरा v बाई एन कंपोनेंट है वो इस तरीके से आप लोगों का लगेगा। ठीक है, और इस थीटा के कारण जो f का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में मैं कह सकता हूँ f साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, v अपॉन एन माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आप लोगों को ये जो मेन फॉर्मूला है फोर्स का वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे उसके फोर्स को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों ने v निकाल लिया है, n अपन यहाँ पे ले लेते हैं। n क्या है अपन लोगों का, n आप लोगों का रहेगा आप लोगों का नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स की अगर मैं बात कर दूँ तो ये फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए n की वैल्यू रहेगी, फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम it will be equals to 2 or for double lacing system it will be equals to 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर अपन लोगों को मेंशन करना है, और वो पॉइंट क्या है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लेसिंग के केस में ये पॉइंट अपन लोगों को मेंशन करना है और इस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अपन लोग कह सकते हैं कि जो इसका इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो होता है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो, effective slenderness ratio of lacing column is increased by 5%
टू रेजिस्ट शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, यानी जो भी उसका जो आप लोगों को आप उसका स्लेंडरनेस रेशो को निकालेंगे उसको 1.05 से आप लोगों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 1.05 से कराने का मतलब है उसकी वैल्यू में 5% का इंक्रीमेंट करना। ठीक है, शेयर डिफॉर्मेशंस। ठीक है, और ये शेयर जो आ रही है ड्यू टू अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, इन लेसिंग नाम उसकी वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, 5% मैं कह सकता हूँ मुझे उसके स्लेंडरनेस रेशियो के कॉलम के वैल्यू में बढ़ाना पड़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, अपना जो शेयर फोर्स जो था मेरा उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि अपन इसको शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा मैंने लेसिंग चुना है उसकी भी बकलिंग क्लास आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप इज वी विल डिफाइन बकलिंग क्लास, बकलिंग क्लास ऑफ लेसिंग, और वो हमेशा कौन सी रहेगी, सी। इट विल बी सी। तो अब सी अगर आप लोगों के पास बकलिंग क्लास आ गई है तो आप उसके बाद मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 9C टेबल जो है आप लोगों की, फ्रॉम 9C टेबल ऑफ IS 800 से आप लोग उसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट FCD। तो ये लेसिंग के लिए FCD आप लोगों का आ गया। तो आप लेसिंग को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने से पहले मैं जो उसकी स्ट्रेंथ को निकालूंगा लेसिंग की को, दैट इज चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अपन लोग इसमें करेंगे। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग। तो जो आप लोगों ने शेयर फोर्स निकाला है उसको आप चेक करेंगे, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप लोग चेक करेंगे। मैंने आप लोगों को दो कंपोनेंट बताए थे, TDG में आप लोग निकालते हैं दैट इज़ ग्रॉस एरिया, आप लोग उसको TDN यानी नेट एरिया के लिए, इन क्राइटेरियाज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा उसको। और मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो TD आएगा दैट इज़ डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो इन दोनों में से आप लोगों की मिनिमम होगी। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी। और TD अगर आप लोगों का FCD से ज़्यादा आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा सेफ होगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, जो मैं कहूँ कि आप लोगों को लेसिंग जो है उस तरीके से अपन डिज़ाइन करते हैं। तो जो लेसिंग आप लोगों ने देखा इसमें मेन मेन फैक्टर्स अपन लोगों ने डिसाइड किए। आज से पहले इसके मैंने जो मेन मेन कंपोनेंट्स है वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे, किस तरीके से अपन को लेना होता है, सारी चीज़ें अपन लोगों ने डिस्कस करी। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ के लिए मैं आप लोगों को बता चुका था कि इफेक्टिव लेंथ आप लोगों को अगर डबल लेसिंग सिस्टम है तो 0.7L लेके चल रहे हैं अपन, उसके लिए 1 लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ढंग से ध्यान रखनी है। ठीक है, जो थीटा है वो अपन 40 से लेके 70 डिग्री तक ही रखेंगे। अब अपन बात करेंगे बैटन्स की। यदि अगर मैंने कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन किया है लेकिन विद बैटन्स मैंने अगर डिज़ाइन किया है तो उस क्राइटेरिया में या फिर उसमें कह दूं कि उसमें अपन लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अपन डालते हैं हेडिंग दैट इज डिज़ाइन ऑफ बैटन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और हेडिंग ले लेते हैं डिज़ाइन ऑफ बैटन। इट इज डिज़ाइन ऑफ बैटन्स। डिज़ाइन ऑफ बैटन्स की बात करें तो बैटन्स आप लोगों के क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के आप लोगों के बैटन्स हो सकते हैं, दैट आर एंड बैटन्स और इंटरमीडिएट बैटन्स। एंड बैटन इंटरमीडिएट बैटन्स कैसे हैं, यदि ये मेरे दो आई सेक्शंस मैंने बिल्टअप के थ्रू ज्वाइन कराना चाहा है, मान लें आप लोग। ठीक है, तो इनका जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को इनका एलिवेशन क्या दिखेगा, ये इनकी मेरे को फ्लेंजेस दिखेंगी कुछ इस तरीके से, और फ्लेंजेस को मैंने बैटन्स की मदद से क्या कर रखा होगा, कनेक्ट किया हुआ होगा।
ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, बैटन्स की मदद से उसको मैंने किया हुआ है। तो जो एंड में सबसे फ्लेंजेस के एंड में जो बैटन्स होते हैं उनको अपन कहते हैं एंड बैटन्स। ठीक है, क्या कहेंगे अपन उनको, एंड बैटन्स अपन उसको नाम देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ कि मैंने बोल्टिंग करी है, मान लीजिए ये मेरी बोल्टिंग आ रही है बटन्स पर, कुछ इस तरीके से मैंने बोल्टिंग के थ्रू उनको कनेक्ट करा। ठीक है, तो ये मेरे जो एंड में है दिस इज एंड बटन्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट बटन्स, जो बीच में आ रहे हैं, जो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं वो मेरे एंड बटन्स और वो कहलाते हैं। ठीक है, अब एंड बटन्स इंटरमीडिएट के बटन्स के लिए इनकी जो मैं कहता हूँ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग वेरी करती है। ठीक है, तो अलग अलग वेरी किस तरीके से करती है वो अपन लोगों को यहाँ पर क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आप लोगों की इफेक्टिव जो डेप्थ होगी बैटन्स की वो आप लोग कैसे देखेंगे। इफेक्टिव डेप्थ आप लोगों की ये मेरे स्मॉल डी हो जाएगा, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। ये आप लोगों के बैटन्स की ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी, दैट इज कैपिटल डी। इसके हाफ से लेकर बोल्ट ग्रुप के हाफ से लेकर दूसरे बोल्ट ग्रुप हाफ तक का जो आप लोगों की स्पेसिंग होगी दैट विल बी सी, उसको अपन सी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस है आप लोगों के बैटन्स के बीच में, ठीक है, जो डिस्टेंस है आप लोग उसको मैं कह देता हूँ कि अगर ये इनर लाइंस के मेरे एक्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है, ये मेरी यहाँ की इनर लाइन के जो बोल्ट ग्रुप पे एक्सेस पास हो रहे हैं, इस दूरी को इनर से इनर दूरी को तो मैं शो कर देता हूँ, आप लोग मान के चलें S1 से। ठीक है, इसको मैं S1 से शो कर देता हूँ। ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में इसको मैं S2 से मैं कह दूँ कि मैं शो कर देता हूँ। इस तरीके से अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो इसमें मेरे को कौन कौन से मैं कह दूँ कि मेरे को डिज़ाइन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कह दूँ इसमें जो ट्रांसफ़र शेयर आएगा आप लोगों का, वो आप लोगों को इसमें देखना है कि वो किस तरीके से आप लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र शेयर जो होता है एक एक करके अपन लोग इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र शेयर। ट्रांसफर शेयर ये आप लोगों का वही इसकी वैल्यू है, दैट इज 2.5% ऑफ फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड का 2.5% आप लोगों का मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्या है, ट्रांसफ़र शेयर्स आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वैल्यू को मैंने आपको बता दिया, आप P/40 से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि इसके बाद अगर मैं V जो है मेरा ट्रांसफ़र शेयर्स उसको मैं निकाल लेता हूँ 2.5% ऑफ P करके, तो वो मेरे को दो चीज़ें आप लोगों को उसमें मिलेगी। ठीक है, V इक्वल्स टू 2.5% ऑफ P एंड इट विल गिव, अपने को दो चीज़ें उसमें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, दैट इज सबसे पहले आप लोगों को मिलता है उसमें VV दैट इज लॉन्गिट्यूडनल शेयर। VV लॉन्गिट्यूडनल शेयर आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि किसके कारण जनरेट हो रहा है, मैं कह सकता हूँ V के कारण मेरा जनरेट हो रहा है, और दूसरा होता है आपका M दैट इज मोमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इनकी जो वैल्यू आप लोगों को पुट करनी होती है, जो कैलकुलेट करने के लिए VB होता है आपके पास कैपिटल VC डिवाइडेड बाई NS। ठीक है, और इसी तरीके से जो मोमेंट होता है वो होता है मेरे पास VC/2N। इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ आप लोग अपने जो ट्रांसफ़र शेयर के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल शेयर जो जनरेट हो रहा है और दूसरा जो कंपोनेंट जनरेट हो रहा है वो होता है मेरे पास मोमेंट, उन दोनों की वैल्यू को आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो आप लोगों का एन है यहाँ पर वो क्या है, मेरे पैरेलल प्लेन्स मेरे को कितने मिल रहे हैं उसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पर लेते हैं। स्पेसिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, स्पेसिंग के लिए जो क्राइटेरिया आप लोगों का पहले था वो क्राइटेरिया यहाँ पर भी फुलफिल होता है, जैसे लेसिंग में था जो क्राइटेरिया कि आपका C/RYY का जो रेशो है, C/RYY का जो रेशो है इट शुड बी लेस देन यू कैन से 0.7 ऑफ SR और 50 which ever is less, which ever
इज लेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग कहें कि मेरे को अगर उसको करना है नेक्स्ट, ये आप लोगों ने स्पेसिंग देख ली, अब मैं कहूँगा उसकी इफेक्टिव डेप्थ के बारे में। इफेक्टिव डेप्थ अपन लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप लोग एंड बटन्स के लिए निकाल रहे हैं या फिर आप लोग इंटरमीडिएट के लिए। तो जो उसकी डेप्थ है, इट शुड नॉट बी लेस देन, यू कैन से S2, ठीक है, फॉर एंड बटन्स, फॉर एंड बटन्स। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि S2 अपन लोग किस तरीके से उसमें शो कर रहे हैं, दैट इज द स्पेसिंग, जो इनर लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है उसको अपन S2 से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो एंड बटन्स के लिए जो D है वो मेरा S2 की वैल्यू से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के कोड प्रोविजंस हैं, डिज़ाइन स्टेप जो है वो कोड प्रोविजन पे ही डिपेंडेंट है। इट शुड बी, मैं कह दूंगा कि ये आप लोगों का लेस देन नहीं होना चाहिए आपका 3/4 ऑफ, यू कैन से S2 फॉर इंटरमीडिएट बटन्स, फॉर इंटरमीडिएट बटन्स। ठीक है, अगर एंड बटन्स आ रहे हैं तो वो S2 से कम नहीं होना चाहिए, अगर वो इंटरमीडिएट है तो वो 3/4 ऑफ S2 से कम नहीं होना चाहिए, और उसकी जो टू विड्थ है, उसकी डेप्थ, वो 2 ऑफ BF से ज़्यादा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 2 ऑफ BF, यानी BF जो है मेरा यहाँ पर क्या है, विड्थ ऑफ बटन, विड्थ ऑफ बटन। ठीक है, तो ये मेरे इफेक्टिव डेप्थ के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे कि थिकनेस के लिए जो क्राइटेरिया है, थिकनेस के लिए क्राइटेरिया होता है कि जो उसकी T होगी वो S1/50 होनी चाहिए। जो S1 मैंने आप लोगों को शो किया है, थिकनेस विल बी, सॉरी, थिकनेस जो है इसकी वो मेरी S1/50 के अराउंड होनी चाहिए जब मैं इसकी डिज़ाइन को कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल शेयर का चेक लगा सकते हैं, आप लोग मूवमेंट का निकाल सकते हैं, और लास्ट में आप लोग एंड जो है आप लोगों के एंड कंडीशन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप को अपन चेक के तौर पर डाल देते हैं। ठीक है, चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल शेयर। तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग करें इसके बेसिस पर, जो मैंने आप लोगों को डिज़ाइन स्टेप्स आज समझाए हैं, आप लोग जब इनकी इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें भी बहुत क्लियर होंगी। आज की जो इस अपन ने जो अभी तक क्लास में पढ़ा है वो सारा का सारा डिपेंडेंट है किस पर, जो प्रोविजंस आप लोगों को IS 800 में दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको एक बार IS 800 को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर्स जो है सब्जेक्ट, मैं कह सकता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, ईजी होने का मेरा मतलब है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें एकदम से जो आ रही है कि इफेक्टिव डेप्थ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये सारे क्राइटेरियाज आ कहाँ से रहे हैं? ये सारे क्राइटेरियाज जो आ रहे हैं मैं कह सकता हूँ वो मेरे कोड से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने S2 और S1 आप लोगों को फिर से दिखाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है कि S2 S1 क्या थे, जो आप लोगों को मैंने डिज़ाइन स्टेप्स में यूज़ किए हैं। आप लोग इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पेज पर बहुत से बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो अपने रेगुलर डाउट्स को पूछते भी रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो पाए मैं उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर भी कर दूँ। ठीक है, और बहुत से बच्चों को मैं क्लियर भी करा हूँ, और कोई भी अगर आप लोगों के डाउट होते हैं तो वो मैं आप लोगों के क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो यहाँ तक अपन लोगों ने किसकी बात करी है, अपन लोगों ने कंप्रेशन मेंबर, लेसिंग, बैटन्स अपन लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट आप लोगों का मेन टॉपिक आने जा रहा है, और जो मेन टॉपिक है आप लोगों का वो होगा कॉलम बेसिस का। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक जो है दैट इज कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस, ठीक है, कि कॉलम बेसिस क्या होते हैं। कॉलम बेसिस की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि कॉलम बेसिस हैं क्या मेरे पास, तो कॉलम के मेरे पास कंप्रेशन मेंबर है जो कि मेरा आई सेक्शन हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है। उसको सपोर्ट करने के लिए, लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके नीचे जो कंक्रीट की फाउंडेशन लगी हुई है उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो उस पर इफेक्ट ना आए, उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कॉलम जो बेसिस हैं वो प्रोवाइड कराने पड़ते हैं।
ठीक है। तो जो कॉलम जो बेसिस होते हैं वो आप लोग कह सकते हैं कि वो दो टाइप से आप लोगों के प्रोवाइड होते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के केसेस में। तो जो दो बेसिस हैं दैट इज फर्स्ट इज यू कैन से स्लैब बेस एंड सेकंड वन इज गस्टेड बेस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनको अपन किस तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं स्लैब बेस का। स्लैब बेस, स्लैब बेस में आप लोगों को क्या दिखेगा कि जब भी आप लोगों का यदि कोई कॉलम है, ठीक है, उसके नीचे आप लोगों ने एक प्लेट यूज़ की है जिसको मैं स्लैब बेस कह रहा हूँ, और उसके नीचे यू कैन से कि एक कंक्रीट की फाउंडेशन आ रही है। ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा कि दिस इज स्लैब प्लेट यू कैन से, और ये जो होगा मेरा स्लैब बेस का एग्जांपल होगा। स्लैब बेस, दिस इज कंक्रीट फाउंडेशन, कंक्रीट फाउंडेशन, और दिस इज स्टील कॉलम, स्टील कॉलम। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ गस्टेड बेस की, तो उसमें क्या होगा, गस्टेड प्लेट जो है, ठीक है, गस्टेड बेस, उसमें आप लोगों के कॉलम के साथ साथ आप लोग कह सकते हैं कि स्लैब बेस जो है एक प्लेट जो आ रही है वो उसके साथ साथ आप लोगों को गस्टेड प्लेट भी आप लोग यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है। जो कि कुछ इस तरीके से आप लोगों की मैं कह सकता हूँ कनेक्टेड होगी। ठीक है। तो ये जो है दिस इज गसेट प्लेट, गसेट प्लेट, गसेट प्लेट पे अपन लोग कह सकते हैं कि बोल्टिंग करके आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। दिस इज स्टील कॉलम। ठीक है। ये आप लोगों का जो होगा कंक्रीट की फाउंडेशन आ जाएगी, कंक्रीट फाउंडेशन, कंक्रीट। अब इसका यूज़ क्या है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो अगर मैं यूज़ करूँ कॉलम बेसिस की, अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो कॉलम बेसिस आर यूज्ड व्हेन लोड्स आर हैवियर। ठीक है। एंड और या फिर यू कैन से सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज लो। उस केस में अपन लोग क्या करेंगे, कॉलम बेसिस को यूज में लेते हैं टू ट्रांसमिट लोड सेफली। ठीक है। सेफली करने के लिए कि मेरा उस पर इफेक्ट ना आए, मैं उसको यूज में लेता हूँ। अब बात आती है कि गसेट बेस किस केस में यूज होगा और किस केस में मेरा स्लैब बेस यूज होगा। तो जो आप लोगों का गस्टेड जो है प्लेट्स जो हैं आप लोगों का, जब गस्टेड बेस आर यूज्ड व्हेन मोमेंट also acting on a column, also acting on column। ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि जब आप लोगों के सिर्फ एक्शन लोड्स आएंगे तो आप लोग स्लैब बेस को यूज करेंगे। स्लैब बेस आर यूज्ड व्हेन ओनली एक्शन लोड एक्टिंग ऑन कॉलम। ठीक है। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा गस्टेड बेस है, यहाँ पर मुझे एक मोमेंट भी देखने को मिलेगा जो इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और इस केस में मुझे क्या मिलेगा, एक्शियल लोड मेरे को देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को मोमेंट भी मिल रहा है, मेरे को एक्शियल लोड पी भी मिल रहा है, और यहाँ पर सिर्फ मुझे एक्शियल लोड मिल रहा है स्लैब बेस के केसेस में। ठीक है। तो ये दो टाइप के आप लोगों के स्लैब बेस जो होते हैं वो अपन लोग यूज़ में लेते हैं। जो आप लोगों की कंक्रीट की जो फाउंडेशन होती है उसकी स्ट्रेंथ मैं कह सकता हूँ कि वो 0.45 FC के अपन लोग
लेके चलते हैं एज पर कंक्रीट, और एफसी के जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप लोगों की कहलाएगी। ठीक है, यानी अगर आपको M20 की निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 20 इंटू 0.45 जब करेंगे तो जो 9 न्यूटन पर mm² जो आपको मिलेगा, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन कॉन्क्रीट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है कॉन्क्रीट की, वो किस तरीके से अपन लोग डिफाइन करें, एक एक इसमें पॉइंट अपन मेंशन करते चलते हैं। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर देखेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, बेयरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट की अगर मैं बात करूं तो लोड अपॉन एरिया की जो वैल्यू है, दैट इज स्ट्रेंथ और स्ट्रेस शुड बी लेस देन 0.45 FCK। FCK क्या है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा तो मैं एरिया क्या निकाल सकता हूँ, उसका एरिया जो मुझे रिक्वायर्ड होगा दैट इज लोड अपॉन 0.45 FCK, एरिया रिक्वायर्ड फॉर माई फाउंडेशन। ठीक है, तो मिनिमम बेस एरिया रिक्वायर्ड जो रहेगा मेरा, मिनिमम बेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिट लोड इज P अपॉन 0.45 FCK। ठीक है, एक्शन लोड को ट्रांसमिट करने के लिए जो मिनिमम आप लोगों को एरिया चाहिए दैट इज P अपॉन 0.45 मेरा FCK मुझे देखने को मिलता है। इसका जो कनेक्शन होता है, यदि आप मान के चलें कि ये मेरे पास कोई आई सेक्शन है, ये इसकी फ्लेंज है जो आप लोगों को दिख रही है, और ये दूसरी फ्लेंज है जो मुझे सामने से जब मैं आई सेक्शन को देखूंगा तो जो मुझे दिखेगा। ठीक है, इसके नीचे आप लोग क्या कहेंगे, इसके नीचे मैं स्लैब बेस लगाऊंगा, दिस इज माई स्लैब बेस प्लेट, और उसके नीचे मेरा कॉन्क्रीट जो होगा वो लगता है, दिस इज कॉन्क्रीट फाउंडेशन। ठीक है, ये मेरा कॉन्क्रीट हो गया नीचे सबसे, मैं कह सकता हूँ कॉन्क्रीट फाउंडेशन है ये मेरी, कॉन्क्रीट फाउंडेशन। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ मेरा क्या है, स्लैब बेस है, स्लैब बेस। इसको कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर बोल्टिंग कर रखी होगी, मैं समझता हूँ। ठीक है, बोल्टिंग से अपन लोगों ने इसको करा हुआ है, और इसको जॉइंट करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंगल्स को यूज़ करता हूँ, और एंगल्स की जो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, उसको कनेक्ट करूँगा। ये तो ये मेरे आई सेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, नीचे भी यहाँ पर। तो ये जो एंगल्स हैं आप लोगों के, इन एंगल्स को कहा जाता है क्लीट एंगल। क्या कहा जाता है, क्लीट एंगल। और ये जो है दिस इज कॉलम। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की, कॉलम हुआ, क्लीट एंगल हुआ, स्लैब बेस, और ये आप लोगों की फाउंडेशन हो जाती है। जब मैं इसको, इसका प्रोजेक्शन एलिवेशंस में देखूंगा तो ये मुझे कंक्रीट की जो पूरी फाउंडेशन है वो कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलती है, और जो मेरा कॉलम है जहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, वो आई सेक्शन मुझे कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, और आई सेक्शन के साथ साथ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कि आपको एंगल्स जो आप लोगों ने कनेक्ट किए हैं उसकी एक लेग आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद जो आप लोगों का जो एरिया बच जाता है, दिस इज डेप्थ ऑफ आई सेक्शन D, और जो आप लोगों के प्रोजेक्शंस बच गए हैं वो आप लोगों को क्या कहलाते हैं, ए प्रोजेक्शन, और इस साइड में आप लोगों का वो कहलाएगा बी प्रोजेक्शन। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्शंस नाम देते हैं। ए एंड बी आर प्रोजेक्शन ऑफ स्लैब बेस। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है, इसका बी एफ, आई सेक्शन पे बी एफ होगी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगा इसमें, डेप्थ ऑफ स्टील कॉलम होगा, विड्थ ऑफ बेस स्लैब आएगा बी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो लेंथ होगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी स्लैब बेस जो है, दिस इज माई स्लैब बेस,
तो इसकी जो लेंथ है उसको मैं कैपिटल एल से शो कर रहा हूँ और इसकी विड्थ को मैं बी से शो कर रहा हूँ। और स्लैब बेस क्या है, जो मैंने यहाँ पर प्लेट यूज़ में ली है। ठीक है, तो इसके लिए जो डिज़ाइन स्टेप्स जो मैं ये कहूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपन किस तरीके से करेंगे, तो वो अपन देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप्स बोल देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से इसकी डिज़ाइन होती है। सबसे पहले जो मेरे को करना है वो मुझे क्या करना है कि जो डेटा मुझे नहीं गिवन है मुझे वो चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल एज्यूम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर आप लोगों को नहीं दिया है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के हिसाब से ही आप लोगों को जितना एरिया चाहिए वो आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होगा दैट इज कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बेस। ठीक है, स्लैब बेस के लिए उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाई 0.45 FCK दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन कॉन्क्रीट। यहाँ से आप जब आप लोगों का एरिया निकल जाएगा तो मैं कह सकता हूँ इस एरिया को निकालने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो स्लैब बेस है वो स्क्वायर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं और स्क्वायर स्लैब बेस, या फिर आप लोग रेक्टेंगल प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। अगर मैं स्क्वायर स्लैब बेस की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो L होगा वो इक्वल्स टू बी होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ ए हो जाएगी और एरिया मेरा ए रिक्वायर्ड। ठीक है, और यदि मैं रेक्टेंगुलर अगर प्रोवाइड कराता हूँ, अगर आप लोग रेक्टेंगुलर स्लैब बेस प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पर मैं कह दूँ कि एरिया जो होगा वो मेरा L इंटू बी होगा, जहाँ पर L और बी डिफरेंट हैं, तो एरिया जो होगा वो D प्लस 2A यानी स्मॉल प्रोजेक्शन जो दोनों साइड आ रहे हैं और इंटू बी एफ प्लस 2B हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा एरिया निकल कर आ रहा है उसका। ठीक है, और ए और बी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ क्या है, ए और बी प्रोजेक्शंस हैं आप लोगों के, प्रोजेक्शंस। ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्शंस अगर सेम होते हैं तो जो थिकनेस जो रिक्वायर्ड होगी स्लैब बेस के लिए वो आप लोगों की क्या होगी, ऑप्टिमम होगी। ए और बी क्या है, प्रोजेक्शन ऑन स्लैब बेस इफ ए इक्वल्स टू बी देन थिकनेस ऑफ स्लैब बेस विल बी ऑप्टिमम। उसकी जो थिकनेस आएगी वो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल ऑप्टिमम, या फिर मैं कह सकता हूँ सही आप लोगों को थिकनेस वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब मैं इसी कंडीशन में मैं क्या मान के चलता हूँ कि मेरे जब ए और बी बराबर होते हैं तो आप लोग नेक्स्ट जो निकालेंगे दैट इज अपवर्ड प्रेशर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अपवर्ड प्रेशर, कितना उस पर लग रहा है। ठीक है, कॉन्क्रीट के पेडिस्टल से। ठीक है, अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम कॉन्क्रीट पेडिस्टल, या जो फाउंडेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा था, पेडिस्टल बोल रहे हैं इसको, फाउंडेशन बोल रहे हैं, कि कितना आप लोगों को मिलेगा। तो उसकी वैल्यू को अगर मैं W से शो करता हूँ तो W विल बी P प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्लैब बेस, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्लैब बेस, आप लोगों को अपवर्ड प्रेशर मिलता है। तो अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर 1 mm विड्थ ऑफ स्लैब बेस, 1 mm की स्लैब बेस के विड्थ के लिए W की वैल्यू कैसे निकालूंगा, या फिर मैं कह दूं कि जो नेट मोमेंट मैं किस तरीके से निकालूंगा। नेट मोमेंट जो मेरे पास हो जाएगा, नेट मोमेंट 1 mm के विड्थ के लिए मैं यहाँ पर मदद कर रहा हूँ, M विल बी, अगर ए की साइड प्रोजेक्शन है तो WA²/2 हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल में जो आप लोगों का पॉइजन्स रेशो होता है स्टील के लिए वो 0.3 रहता है, तो यहाँ पर पॉइजन्स रेशो म्यू यूज़ करके दूसरे डायरेक्शन में वो WB²/2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ W/2, ठीक है, A² माइनस B² म्यू B² आएगा, सॉरी यहाँ पर म्यू
टी स्क्वायर आप लोगों को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट जो आप लोगों का आ रहा है, इसको मैं और सॉल्व करके लिख सकता हूँ, m विल बी W/2, दिस विल बी a स्क्वायर, म्यू क्या है आप लोगों के पास 0.3 होता है स्टील टेबल के लिए, दैट इज b स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लें बिकॉज म्यू इज 0.3 फॉर स्टील, और म्यू है क्या आप लोगों का पॉइजन्स रेशो। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास किसका फॉर्मूला आ गया, बेंडिंग मोमेंट जो आप लोगों के पास आ रहा है, जो मोमेंट हो रहा है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन मोमेंट निकालेंगे, डिज़ाइन मोमेंट, जिसको मैं एम डी से शो कर देता हूँ, और जो डिज़ाइन मोमेंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1.2 ZE/FY अपॉन गामा एम नॉट, और गामा एम नॉट आप लोग 1.1 यूज़ करेंगे एफ के साथ, जेड है आप लोगों का इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो इसके बाद अगर मैंने क्या निकाल लिया है, मेरे पास एम डी भी निकल के आ चुका है, तो आप लोग डिज़ाइन कंडीशंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, दैट इज़ W/2 a स्क्वायर माइनस 0.3 b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.2 ZE/FY अपॉन गामा एम नॉट। डिज़ाइन बेंडिंग मूवमेंट आप लोगों के आने वाले बेंडिंग मूवमेंट के आप लोगों के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1.2 ZE जो है मेरा, उसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ T²/6। ठीक है, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये हो जाएगा गामा एम नॉट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास W/2 a स्क्वायर 0.3 b स्क्वायर। अब बात करते हैं ZE कैसे निकला है मेरा। ठीक है, ZE के आप लोग जानते हैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I/Y होता है। I क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेक्टेंगुलर के लिए BT³/12 हो जाएगा। जो Y होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज T/2, दैट इज थिकनेस ऑफ हाफ, तो ये मेरे पास जो निकल कर सॉल्व होकर आएगा दैट इज T²/6। इस तरीके से मैं यहाँ पर ZE की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ, और इसकी जो थिकनेस है आप लोगों को, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को कोड में गिवन है, तो वहाँ से आप लोग थिकनेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं कोड से, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस जो है टी, आप लोग यहाँ पर जो ये जो टी है वही है जहाँ पर अपन जो यूज़ कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला आप लोगों को कोड में भी गिवन है, दैट इज 2.5 W a स्क्वायर माइनस 0.3 b स्क्वायर गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई FY। तो ये फार्मूला जो अपन लोगों ने यहाँ से निकाला है, वो फार्मूला आप लोगों को IS 800 में भी सॉल्व करके दिया हुआ है, और अपन ने इसको यहाँ से भी अपन लोग सॉल्व कर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो आप लोगों का थिकनेस ऑफ स्लैब है, आप लोगों की स्लैब बेस, वो आप लोगों की थिकनेस जो है, आप लोगों की थिकनेस ऑफ कॉलम फ्लेंज, ठीक है, क्या होनी चाहिए आप लोगों की, ये ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस शुड बी ग्रेटर देन, यू कैन से थिकनेस ऑफ कॉलम फ्लेंज, जो आप लोगों ने आई सेक्शन यूज़ किया है उसकी फ्लेंज से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का स्लैब बेस जिस तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइन किया है वो अपन लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास वो आता है आपके पास गस्टेड बेस की डिज़ाइन, कि गस्टेड बेस को अपन किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गस्टेड बेस के लिए अपन लोग देखते हैं क्या क्या डिज़ाइन स्टेप्स है मेरे पास। डिज़ाइन ऑफ गस्टेड बेस, इसमें अपन के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको भी अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं, और एज ए स्टेप्स अपन लोग ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी हो। गस्टेड बेस में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यदि ये मेरा कोई आई सेक्शन है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास आई सेक्शन है, इसको मैंने स्लैब बेस से कोई कनेक्ट कर रखा है, ये मेरे पास स्लैब बेस आ गया।
और स्लैब बेस के साथ साथ मैंने क्या किया है, ये मेरा कंक्रीट की फाउंडेशन आ गई। ठीक है, ये आई सेक्शन के साथ साथ मैंने क्या किया है, मैंने मेरी गसट जो है मतलब प्लेट को भी यहाँ पर कनेक्ट किया। ये मेरी गसट प्लेट है। गसट प्लेट को शो करने के लिए मैं डैश डैश से आप लोगों को शो कर दिया। ठीक है, तो ये गस्टेड प्लेट जो मैंने उसको मैं किसी एंगल से कनेक्ट करूँगा तो ये मेरा गस्टेड एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, गस्टेड एंगल हो जाएगा। दिस विल बी गस्टेड एंगल, this will be my gusted plate, gusted plate, this is my concrete foundation, this is my concrete foundation, and this is my base, slab base। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने इस डायग्राम में देख लिया कि ये किस तरीके से हो रहा है बेस प्लेट। सबसे पहले स्टेप अगर मैं आप लोगों की इसमें बात करूँ, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप अपना सेम रहेगा कि आप लोगों को एज्यूम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो आप लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, M20 जो भी आप लोग उसको एज्यूम करते हैं। सेकंड स्टेप में आप लोग निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट गिवन हो, तो आप लोगों को वहाँ पर एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट पहले से ही दे रखा है, 0.45 FC के वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन लोग निकालेंगे एरिया ऑफ बेस प्लेट, एरिया ऑफ बेस प्लेट, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाई 0.45 FC के, जो अपन लोगों ने स्लैब बेस के केस में भी किया था। तो यहाँ तक जो मेरे स्टेप हैं वो मैं कह सकता हूँ कि मेरे सेम हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये मैंने निकाल लिया। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि मेरे पास दो चीज़ें एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। एक तो है मेरी गस्टेड प्लेट, तो मेरे को गस्टेड प्लेट की यहाँ पर डायमेंशंस वगैरह यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरा है मेरे पास गस्टेड एंगल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी मैं कह सकता हूँ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर क्राइटेरिया लेके चलना है, और वो किस तरीके से होगा वो अपन लोग देखते हैं। उसके बाद एरिया मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरी जो बेस प्लेट की जो लेंथ है उसको मैं कैपिटल L से ही शो कर रहा हूँ, और जो लेंथ जो है मेरी वो किस तरीके से अपन लोग निकालेंगे उसको अपन बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं L जो है मेरी वो क्या है, लेंथ ऑफ बेस प्लेट, लेंथ ऑफ बेस प्लेट। ठीक है, अब जो मेरी लेंथ ऑफ बेस प्लेट है मेरी, मैं कह दूं कि वो मेरी इक्वल होगी किसके, विड्थ ऑफ बेस प्लेट पैरेलल पैरेलल टू बैक। ठीक है, ये मेरी किसके बराबर हो जाएगी, विड्थ ऑफ बेस प्लेट के बराबर हो जाएगी, जो कि आपके वेब के पैरेलल है। किस तरीके से होगी उसको अपन समझते हैं। यानी मेरे पास मान के चलें आप लोग, ये मेरी बेस प्लेट थी, इसकी मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ कैसे कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, एक आई सेक्शन आ रहा होगा कॉलम का, इसमें वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, लेंथ में आपको लेते चलता हूँ और साथ साथ लिखता भी चलता हूँ। तो लेंथ जो मेरी होगी ये L मुझे निकालना है। ठीक है, तो L जो होगा सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ आई सेक्शन आ जाएगा, ये पूरी डेप्थ है, इतना तो लेंथ में काउंट होगा ही होगा। तो L बराबर मैं लिख लेता हूँ डेप्थ ऑफ स्टील कॉलम। ठीक है, डेप्थ ऑफ स्टील कॉलम मेरा आ गया, और उसमें क्या जुड़ेगा, मैं कह सकता हूँ 2 इंटू थिकनेस ऑफ गस्टेड प्लेट।
जो आप लोगों ने गस्टेड प्लेट लगाई है इसको साथ, एक इस साइड है आप लोगों की गस्टेड प्लेट और एक इस साइड है आप लोगों की गस्टेड प्लेट। तो 2 इंटू थिकनेस, गस्टेड प्लेट को मैं डैश डैश से शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। 2 इंटू थिकनेस ऑफ गस्टेड प्लेट, ठीक है। दूसरा प्लस और क्या आएगा इसमें, मैं कह सकता हूँ इसमें इसके बाद क्या लगा होगा, एंगल लगा होगा, ठीक है। तो एंगल भी अपन लोग इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। प्लस 2 इंटू 2 इंटू लेग ऑफ एंगल, जो आप लोगों ने एक एंगल आप लोगों को यहाँ पर जो इस तरीके से होगा वो आप लोगों को शो होगा कि एंगल जो है आप लोगों ने लगाया था उसकी लेग जो डिस्टेंस आएगी वो आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जो आप लोगों ने गस्टेड एंगल की मैं कह दूँ जो लेग दी है उसकी विड्थ आ गई है, डबल बार विड्थ ऑफ लेग एंगल, लेग ऑफ एंगल, ठीक है, उसकी विड्थ आ गई है। प्लस उसके बाद आप लोगों को 2 इंटू मिनिमम, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, 2 इंटू मिनिमम ओवर हैंग। ओवर हैंग क्या है, इसके बाद जो स्पेस बच गया जिसको अपन प्रोजेक्शन को स्लैब बेस में प्रोजेक्शन से देख रहे थे वो आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया है, ओवर हैंग कह रहा हूँ यहाँ पर, 2 इंटू मिनिमम ओवर हैंग, ठीक है, फॉर बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने देखा। और यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि वेल्डेड एंगल, मतलब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बोल्टेड के लिए, बोल्टेड की बजाय वेल्डेड के लिए, तो वहाँ पर भी आपको 2 इंटू मिनिमम को ओवरहैंग करना पड़ता है। और मुझे यदि इसकी विड्थ निकालनी है प्लेट की, तो विड्थ मेरी क्या हो जाएगी, एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये डी इसमें प्लस होता है, ये गसेटेड प्लेट की थिकनेस इसमें प्लस होती है, एंगल आता है और ये मेरा ओवरहैंग आता है। और ऐसा ही सेम दूसरी साइड चलता है, इस वजह से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इसकी लेंथ को डिटरमाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद मैं निकालूंगा अपवर्ड प्रेशर। अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो W है आप लोगों का फैक्टर्ड, आप लोग कहते हैं कॉलम लोड, तो आप लोग डिवाइड करेंगे किससे, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। लोड अपॉन एरिया आप लोगों का अपवर्ड प्रेशर दे देगा। उसके बाद आप लोग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। जो मोमेंट में निकालूंगा वो 1 mm के लिए निकालूंगा, ठीक है, 1 mm विड्थ प्लेट के लिए। उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी WC²/2, ठीक है। ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। MD जो होगा आप लोग MD उसी तरीके से निकालेंगे, मैं आप लोगों को बताया हुआ है। जो डिज़ाइन मोमेंट होगा, डिज़ाइन मोमेंट, डिज़ाइन मोमेंट क्या था अपने पास, MD, उसका क्या फॉर्मूला था अपने पास, ZP इंटू FY अपॉन गामा M0, ठीक है। इसको मैं ZE की टर्म्स में लिख सकता हूँ 1.2 ZE/FY गामा M0, ठीक है। C जो है यहाँ पर आप लोगों का, दैट इज कैंटिलीवर प्रोजेक्शन। C जो मैंने फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ, दैट इज कैंटिलीवर प्रोजेक्शन beyond the root of गस्टेड एंगल, ठीक है। ये बोल्टेड कनेक्शन के लिए ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर मैं फिगर में अगर मैं देखूं कि मुझे किस तरीके से ये दिखेगा, सी जो पार्ट होगा वो मेरा होगा गस्टेड एंगल जो आप लोगों का लगा है,
ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है आप लोगों का, ये जो पार्ट होगा ये मेरी सी की वैल्यू डिनोट करेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा उससे मैं क्या निकालूंगा, मेरा मोमेंट को निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर जो मेरा मोमेंट है WC²/2 ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ ये लेस देन मेरा 1.2 ZE Fi गामा एम नॉट से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ZE को आप T²/6 भी लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इट विल बी 1.2 TS कर देते हैं अगर स्लैब के लिए यूज में ले रहे हैं, बाई 6 इंटू Fy इंटू गामा एम नॉट हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा TS यानी थिकनेस ऑफ स्लैब का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या हो जाएगा, C√2.75 WFy हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, मैं कह सकता हूँ बेस प्लेट की थिकनेस को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह दूँ कि जो आप लोगों का TS जो आप लोगों ने निकाला है वो आप लोग निकाल सकते हैं स्लैब बेस के लिए। दूसरा अगर इसमें एक और पॉइंट अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट की बात करें, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। ठीक है, ये जो थिकनेस अपन लोगों ने निकाली थी उसको TS से, ये क्या है बेस प्लेट की TB से। ठीक है, TB की जो थिकनेस होगी वो मेरी हो जाएगी T जो मैंने निकाला है माइनस थिकनेस ऑफ गस्टेड एंगल। ठीक है, गस्टेड एंगल की थिकनेस को माइनस कर देंगे यदि मैं बोल्टेड कनेक्शन उसमें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और यदि वेल्डिंग है तो TB जो मेरा होगा बेस प्लेट की थिकनेस वो मेरे T के बराबर हो जाएगी यदि मैं उसमें वेल्डिंग कर रहा हूँ, फॉर वेल्डिंग कनेक्शन। तो यहाँ से मेरे को थिकनेस ऑफ बेस प्लेटिंग मुझे इजीली देखने को मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इजीली निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि ये अपना जो गस्टेड प्लेट था वो उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो अपन लोगों ने कवर कर लिए हैं। किस तरीके से हम इसके डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स अपन लोगों को ध्यान में रखने होते हैं, इससे बनने वाले कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो कि बेसिकली जो कोड में आप लोगों के लिए इनकी जो वैल्यूज़ गिवन है, जो आप लोगों को इसके लिए थ्योरीज गिवन है, उनसे भी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं और अपन ने सारे डिस्कस किए। तो आप लोग इसको जो है इसको अच्छे से रिवाइज करें, जो भी क्वेश्चन आप लोग इससे पढ़ें, कंप्रेशन मेंबर चाहे वो लेसिंग से हो, बैटन से हो या फिर कॉलम बेसिस से हो, आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे साथ, मैं कहूँ कि आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पेज पे, जो मेरा टेलीग्राम पेज है दैट इज़ सिविल बाई नितेश। ठीक है, आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दैट इज़ माई कूपन कोड इज़ नितेश10 NITESH10। वहाँ से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी उस पर आपको मिलेगा। थैंक यू।